प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पहले हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो सर्कल हो, ट्रायंगल हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, यानी वृत्त हो, त्रिभुज हो या फिर निर्देशांक ज्यामिति हो, इन तीनों का प्रयोग करते हुए हम लोग आज एक ऐसी व्यवहारिक समस्या के निदान के लिए, वो समस्या क्या है, जैसे हमारी आई और आपकी आई दोनों कॉन्ट्रैक्ट में है, तो हमारी आंखों के और आपकी आंखों के बीच में जो लाइन बन रही है, यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। जब हमें मान लीजिए आपकी आंखों के ऊपर आप जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे की छत पर टंगे हुए पंखे को देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी आंखों को ऊपर करना पड़ेगा, और जब हम आंखों को ऊपर करेंगे तो उस पंखे और हमारी आंखों के बीच में जो लाइन बन रही है, वह लाइन और हमारी और आपकी आई कॉन्ट्रैक्ट से बनने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल बनेगा। इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बोलते हैं। और ऐसे ही हमारी और आपकी आई कॉन्ट्रैक्ट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, आपकी आंखों के नीचे अगर मुझे कोई भी चीज देखना होगा तो हमें अपनी आंखों को नीचे की ओर ले जाना पड़ेगा। तो उस वस्तु और हमारी आंखों के बीच में बनने वाली लाइन और हमारी और आपकी आई कॉन्ट्रैक्ट से बनने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल बनेगा। तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, यानी अवनमन कोण। तो यह उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जब हमसे कोई भी वस्तु काफी अधिक ऊंची होगी तो जाहिर सी बात है हमें आंखों को उतना ही ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, और जब ज्यादा नीचे होगी तो हमें ही उतना ही अपनी आंखों को नीचे करना पड़ेगा। तो यानी हमारे आपके आई कॉन्ट्रैक्ट से बनी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन के सापेक्ष हमें जितना ऊपर देखना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण की वैल्यू उतनी अधिक होगी। या फिर अगर मुझे आपके घुटने के बजाय आपकी पॉली को देखना होगा तो जाहिर सी बात है मुझे अपेक्षाकृत ज्यादा नीचे देखना होगा, और इस कंडीशन में एंगल ऑफ डिस्पर्सन यानी अवनमन कोण की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यदि मान लिया जाए कि आप में और हम में अगर दूरी बढ़ जाती है, तो यानी किसी भी ट्राइंगल ट्रायंगल के बेस में वृद्धि हो जाएगी, यानी आधार बढ़ जाएगा। और आधार बढ़ने के कारण क्या होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण का मान कम हो जाएगा, यानी अपेक्षाकृत अब हमें थोड़ा कम ही ऊंचा देखना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर दूरी बढ़ जाती है तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन यानी अवनमन कोण भी कम हो जाएगा। तो यानी इसमें हमें 3 3 3 को ध्यान में रखना है। क्या है ये 3 3 3 यानी 3 3 3? चूंकि ट्रिग्नोमेट्री यानी 3 क्या? पहला सर्कल, दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल भी कैसा? राइट ट्रायंगल, और तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इन 3 चीजों में एंगल यानी साइड एंगल एंड वर्टिसेस यानी भुजा, कोण और शीर्ष। तीसरी चीज, इनमें पहला लंब बटे कर्ण का अनुपात, दूसरा आधार बटे कर्ण का अनुपात, तीसरा लंब बटे आधार का अनुपात। अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, यह 3 चीजों को। तो इस तरीके से आधार, लंब और कर्ण का प्रोपोर्शनली यानी समानुपातिक रूप से किन संबंधों के आधार पर एंगल किस तरीके से डिसाइड होगा, इन्हीं सब चीजों को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन प्राचीन काल से तारों और ग्रहों के अध्ययन के संदर्भ में और विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के निदान के लिए किया जाता रहा है। आज तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो
भाला फेंक है जिसमें एक खिलाड़ी भाले को फेंकता है, या गोला फेंक है जब कोई खिलाड़ी गोले को फेंकता है। तो वो, हालांकि ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि वह बॉल या वो भाला सबसे अधिक दूरी कब जाएगी, जबकि उस खिलाड़ी द्वारा फेंके गए भाले के बीच में बनने वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, जबकि उसका परास सर्वाधिक होगा। तो यानी इस तरीके के एंगल्स को निकालना कि कब वो अधिकतम दूरी पर फेंक सकता है, इन्हीं सब का अध्ययन व्यवहारिक जगत की इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए, इन्हीं समस्याओं के अध्ययन के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करते हैं। और इस पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री परिचय के अंतर्गत हम लोग मूलतः राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राई यानी 3, गॉन यानी भुजा, मेट्रॉन यानी मापना, यानी 3 भुजाओं के माप करने की विधि को ही ट्रिग्नोमेट्री में सम्मिलित किया गया है। बल्कि इसकी डेफिनेशन दी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो कि त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं के माप से संबंधित है। इसको मापने की 3 विधियां हैं। पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी साष्टिक पद्धति, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम यानी शतिक पद्धति, और तीसरा रेडियन या सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन या वृत्तीय पद्धति। पहला जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसमें समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यानी एक अंश का कोण जो होगा 1 डिग्री कहलाएगी, और फिर इसे 1 मिनट में 60 सेकेंडों में बांटा गया है। तो यानी पहले 90 भागों में, फिर एक भाग को 60 सेकेंड में बांटा गया है। तो चूंकि यह 90 और 60 के गुणक के रूप में विभाजित है, इसलिए अब यह वर्तमान समय में अत्यधिक सुविधाजनक नहीं है। दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम यानी शतिक पद्धति को 90 अंश के कोण को यानी एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, फिर उसके एक हिस्से को फिर 100 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इस कारण से यह भी बहुत ही क्रूशियल है, यह भी वर्तमान में अधिक सुविधाजनक नहीं है। लेकिन तीसरा जो है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं। रेडियन कोणों को मापने की एक इकाई होती है। यह एक अचर पद है यानी कांस्टेंट टर्म है। और केवल यही नहीं, बल्कि आप देखिए पाई, जो हम लोग जानते हैं, पाई भी एक अचर पद है। पाई का भी संबंध वृत्त से है और रेडियन का भी संबंध वृत्त से है। 1 रेडियन बराबर वृत्त की चाप बटे त्रिज्या, यानी वृत्त के चाप और त्रिज्या के रेशियो के द्वारा रेडियन निकाला जाता है। और वैसे ही पाई की वैल्यू भी जो है परिधि और व्यास के रेशियो के द्वारा निकाला जाता है। और यह दोनों जो हैं वो क्या हैं, अचर हैं, कांस्टेंट हैं। तो यानी इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले एंगल कितने डिग्री के होंगे, 360 डिग्री के होंगे। और जब हम चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं तो उन्हें 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। तो ये चारों चतुर्थांश जो होते हैं, क्वाड्रेंट्स, ये 4 भागों में डिवाइड होता है। तो यानी एक वृत्त को हम लोग 4 चतुर्थांशों यानी क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारे कहने का मतलब यह है कि यानी रेडियन में वृत्त की चाप और उसके त्रिज्या के बीच में अनुपात, वैसे ही पाई में उसकी परिधि और उसके व्यास में अनुपात, और त्रिकोणमिति में हम लोग किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच के संबंध को डिफाइन करते हैं। और यह कोण जो होते हैं उनकी तीनों भुजाओं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार, इन तीनों साइड्स के रेशियोज के आधार पर एंगल्स का निर्धारण करते हैं। और सर्कल में चूंकि एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल बनता है, और इस 360 डिग्री को हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्हें क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश के रूप में 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 डिग्री और 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो ये 4
क्वाड्रेंट्स में, 4 चतुर्थांशों में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि रेडियन, पाई और इनकी भुजाओं के बीच में अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री को कैसे इन सभी को अमलगमाइज करके एक साथ अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। माना कि 3.5 रेडियस का एक सर्कल है, यह इस सर्कल का सेंटर है जिसे ओ नाम दिया गया, और यहां से यह डिस्टेंस जो है यानी इसकी रेडियस वो 3.5 सेंटीमीटर है। जहां पर ये टच करती है उसे हमने ए मान लिया। ठीक, तो इस सेंटर से ए की दूरी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, और वो इस सर्कल की क्या है? त्रिज्या है यानी रेडियस है। तो रेडियन क्या है? बताया जाता है कि वह कोण जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप बनाता है। यानी अगर ओ और ए एक त्रिज्या है जिसकी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है, अगर इस 3.5 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप, माने यहां से ऐसे बढ़ते हुए, मान लीजिए हम यहां एक पॉइंट लेते हैं बी, और ए से बी की डिस्टेंस क्या है? वो अगर 3.5 सेंटीमीटर है, और इसे बी से ओ को अगर हम मिला देते हैं तो यह जो कोण बनता है वो एंगल क्या होगा? इस एंगल की वैल्यू जो होगी वो 1 रेडियन होगी। तो यानी इसे 1c द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1c इक्वल टू वृत्त की चाप यानी आर्क अपॉन त्रिज्या यानी रेडियस। तो आर्क इसमें कितना है? वो है 3.5 सेंटीमीटर, और वही इसकी त्रिज्या भी है, वो क्या है? 3.5 सेंटीमीटर, और इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 रेडियन। ठीक ना? तो यानी कहने का मतलब रेडियन आर्क और रेडियस के अनुपात को दिखाता है, रेशियो को दिखाता है। मान लीजिए ये रेडियस जो 3.5 सेंटीमीटर है ये बढ़ जाए, यानी यह जो गोले का आकार है इससे कोई एक दूसरा बड़ा गोला हो जाए, तो देखिए कि रेडियन पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? यानी इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर से मान लीजिए 0.5 बढ़ गई, ये 4 हो गई, और अगर ये 4 सेंटीमीटर हो जा रही है तो ये 3.5 सेंटीमीटर अपॉन 3.5 सेंटीमीटर के बजाय ये क्या हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा। तब भी एंगल क्या बनेगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, यानी ये 1 रेडियन होगा। यानी यदि गोले की साइज बढ़ जाती है यानी रेडियस बढ़ जा रही है, फिर भी आप देखिए कि एंगल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो उतना ही होगा जितना कि इसके पहले था। और वैसे ही जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं तो पाई की वैल्यू में उसकी परिधि और व्यास यानी सरकमफेरेंसेस और डायमीटर के बीच के रेशियो को निकालना चाहें तो चूंकि हम जानते हैं सरकमफेरेंसेस इक्वल टू 2 इंटू पाई आर, और डायमीटर यानी रेडियस का दूना यानी 2r, और अगर r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दी गई है तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 अपॉन 2r, 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, चूंकि r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से 3.5 2 जा 7, और ये 2:2 से कट जाएगा तो आया क्या? बचा ये 22, और 3.5 इंटू 2 इक्वल टू 7, और ये 22/7 वो क्या है? वो पाई की वैल्यू है। इसे जो है पाई सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और एक पाई के बराबर 180 डिग्री का कोण होता है, यानी पाई सी इक्वल टू 180 डिग्री, या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो पाई बराबर 180 डिग्री और 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट रेडियन माप बराबर क्या होगा? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री माप, और सेकेंड डिग्री माप इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन माप। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं संबंधों को, कि रेडियन जो है आर्क और रेडियस के रेशियोज को दिखाता है, जबकि पाई जो है वो उसके सरकमफेरेंसेस और डायमीटर के रेशियो को दिखाता है। तो इस तरीके से यह वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री माप तथा रेडियन माप में संबंध। एक तरफ डिग्री दी गई है, दूसरी तरफ रेडियन, और चूंकि हम लोग जानते हैं
कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो यानी 180 डिग्री का डबल होगा 360 डिग्री होगा, तो जो पाई है वो क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। और ऐसे ही अगर 180 डिग्री हाफ हो रही है तो यानी 90 डिग्री, तो ये जो पाई वैल्यू थी वो क्या हो गई पाई बाई 2 हो गई। ऐसे ही अगर 90 डिग्री पाई बाई 2 है तो जाहिर सी बात है 45 डिग्री क्या हो जाएगी पाई बाई 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से डिग्री और रेडियन के बीच में अगर 30 डिग्री है तो पाई बाई 6, 45 डिग्री है तो पाई बाई 4, 60 डिग्री है तो पाई बाई 3, 90 डिग्री है तो पाई बाई 2, 180 डिग्री है तो पाई, 270 डिग्री है तो 3 पाई बाई 2 और 360 डिग्री है तो 2 पाई। इसे याद करना भी आसान है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 360 डिग्री, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल जो होता है उसमें टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का। और जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उस समय देखा था कि इसी 360 डिग्री को हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यह जो एंगल 1 रेडियन का बना है, अगर यह पॉइंट बी से ए को हम लोग मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक ट्रायंगल बन गया, ए ओ बी एक ट्रायंगल बन गया। तो यह एंगल जो है वो एंगल डिपेंड करेगा किस पे, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पे, ठीक ना, तीनों साइड्स के रेशियो पर। अब आइए हम लोग आगे क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं क्या होता है। यह एक सर्कल है और हम जानते हैं कि एक पॉइंट, मान लीजिए यह पॉइंट क्या है, यह पॉइंट बी है, तो इस बी पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनेगा 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करना चाहें, मान लें कि यहां पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा और जैसे ही यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा 1 डिग्री, 2, 3, 4 और ऐसे ही ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये 180 डिग्री का एंगल यहां तक बनेगा, यानी सीधा ये जो टोटल बनेगा वो 180 डिग्री का, और ये जो है 270 डिग्री का, और ऐसे ही ये 0 डिग्री ही 360 डिग्री टोटल घूमकर बनेगा। कि यदि रे यानी किरण ये बाएं हाथ की ओर है, यानी ऐसे घूमेंगे तो ये बाएं हाथ यानी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल्स जो बनेंगे वो कैसे होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। और अगर हम दाहिनी ओर चलते हैं, यानी जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो उस कंडीशन में जो एंगल बनेंगे वो एंगल कैसे बनेंगे, वो निगेटिव बनेंगे। तो इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि 0 to 90, 0 से अधिक और 90 से कम, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और ऐसे ही 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, यह जो होगा ये कैसा क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और ऐसे ही थर्ड 80 डिग्री टू 270 डिग्री के एंगल्स जो होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट्स में बनेंगे, यानी तीसरे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में 270 डिग्री से 360 डिग्री तक के एंगल्स जो है वो बनेंगे। ठीक, अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। यह क्या होता है। इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल रेशियो ऑफ टू साइड्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब दो भुजाएं, चूंकि ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, तो जब इसे 4 क्वाड्रेंट्स में यानी 4 चतुर्थांश में विभाजित कर देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि चूंकि एक्यूट एंगल न्यून कोण जो होता है वो क्या होता है, वो 0 to 90 बनता है। और देखिए ये सभी जो है 90 डिग्री के ही एंगल्स बन पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब कि चारों चतुर्थांशों में, चारों क्वाड्रेंट्स में एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण ही बनेगा। लेट हमने माना कि थीटा इज एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है, थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कैसी होगी, वो हमेशा न्यून कोण होगी। तो उस कंडीशन में चूंकि ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कर्ण, लंब और आधार, और इन दो भुजाओं का अनुपात यदि लंब और कर्ण के बीच में होगा तो वो साइन थीटा की वैल्यू देगा,
और अगर आधार और कर्ण के बीच में होगा तो वो कॉस थीटा की वैल्यू देगा, अगर लंब और आधार के बीच में होगा तो वो tan थीटा की वैल्यू देगा। क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो tan में अगर लंब बटे आधार है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और चूंकि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में क्या है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसलिए सेक में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्ण ऊपर आ जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। क्योंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा में लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कॉसेक थीटा में इसका उल्टा हो जाता है यानी हाइपोटेनियस साइड ऊपर हो जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगी, यानी कर्ण बटे लंब जो है वो कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा कैसा, एक्यूट कॉसेक थीटा एंगल देगा वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर से। तो इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि लंब यानी L, फिर आधार यानी A, और tan में लंब तो यानी LAL लाल, और ऐसे ही इनके डिनोमिनेटर में क्या है, पहले डिनोमिनेटर में चूंकि कर्ण है तो K, फिर cos में डिनोमिनेटर में क्या है कर्ण तो K, और tan में क्या है आधार तो यानी A, तो यानी लाल बटे कक्का। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद कर सकते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट, चूंकि साइन कॉस टैन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट कॉट, तो इसी को उल्टा कर देंगे तब आ जाएगा। या इंग्लिश में जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P/H, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा के लिए होता है यानी B/H, और टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यानी P/H। तो इस तरीके से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यानी P/BP अपॉन HH/B यानी लाल बटे कक्का, यहाँ P/BP अपॉन HH/B। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको याद कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसको यूज करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए यहां से पॉइंट बी से कोई एक लाइन यहां पर ड्रॉ होती है, ठीक, तो इस तरीके से अगर इस लाइन को मान लीजिए हमने नाम ए दे दिया तो ये ए बी हो गया, और ए से अगर मान लो इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया और इसे ऐसे सी से मिला देते हैं, ठीक ना, तो ये देखिए ए बी सी यह एक ट्रायंगल बन गया, ठीक ना। और इस ट्रायंगल के आधार पर अगर आप देखिए कि ए बी सी ट्रायंगल में इस फिगर को आइए यहां बना के तब स्पष्ट रूप से करते हैं। ये है पॉइंट ए, ये बी और ये सी। ये एंगल ए जो है वो थीटा एंगल है यानी ये थीटा डिग्री है। तो इस ट्रायंगल के आधार पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी जो है वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यानी बीसी अपॉन हाइपोटेनियस साइड क्या होगी, वो एसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। ऐसे ही cos थीटा में आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार यानी बेस क्या है, बेस क्या है ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस यानी एसी। और ऐसे ही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यानी यहां लंब क्या हो जाएगा बीसी, और आधार क्या है, आधार यहां पर ए बी है, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा बीसी बटे ए बी। और ऐसे ही cot थीटा आधार बटे लंब, तो आधार यहां पर ए बी है और लंब क्या है बीसी, तो यानी यहां क्या हो जाएगा ए बी बटे बीसी। और ऐसे ही sec थीटा में कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनियस क्या है एसी, और आधार यानी बेस क्या है ए बी, तो ये हो जाएगा एसी अपॉन ए बी। और ऐसे ही cosec थीटा में कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस क्या है वो एसी है और लंब क्या है वो बीसी है, तो यानी हो जाएगा एसी अपॉन बीसी, ठीक। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हम इनका प्रयोग करेंगे। यहीं पर एक बात और समझ लीजिए कि ए की वैल्यू क्या है थीटा है, और मान लीजिए कि कभी ये एंगल ए के बजाय थीटा जो है एंगल सी पर हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे,
तो इसके लिए आप एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और हाइपोटेनियस क्या है, वो एसी है। इसे दूसरे रूप में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर यानी बीसी क्या है, वो है ए की सम्मुख भुजा यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ऐसे ही अगर कॉस थीटा में देखें ए बी जो है यानी आधार बेस, वो क्या है, वो ए की संलग्नक भुजा है यानी साइड एडजेसेंट ऑफ ट्रायंगल ए, साइड अपोजिट एंगल ए लिख सकते हैं। और जब थीटा ए के बजाय सी पर चला जाए तो उस कंडीशन में देखिए कि ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, यानी सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, सी की सम्मुख भुजा ए बी हो जाएगी। तो यानी अगर सी की सम्मुख भुजा ए बी हो गई तो बेस क्या होगा, वो बीसी हो जाएगा। अभी तक बेस ए बी था, वो बेस बीसी हो गया। तो उस हिसाब से इसको हमेशा हमें ड्रा करना रहेगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि tan थीटा इक्वल टू क्या है, बीसी बाई ए बी। tan थीटा की दूसरी वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, बीसी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन ए सी। और ऐसे ही कॉस की वैल्यू क्या है, वो है ए बी अपॉन ए सी, तो इसे लिखा जा सकता है ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए ए सी ये कट जाएगा तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, अल्टीमेट आ जाएगा बीसी अपॉन ए बी। और ये देखिए tan थीटा की वैल्यू वैसे भी बीसी अपॉन ए बी आ रही। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको याद रखना, ध्यान में रखना हमेशा इंपॉर्टेंट है। लगभग 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित किताब में सबसे पहले साइन के प्रयोग का प्रमाण मिलता है, लेकिन मूलतः एक खगोलविद अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने सबसे पहले साइन का प्रयोग किया। और कॉस का सबसे पहले प्रयोग जो है एक अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास मूरे थे, उन्होंने 1674 ईस्वी में कॉस का प्रयोग किया। यानी साइन का प्रयोग सर्वप्रथम एडमंड गुंटर जो अंग्रेजी प्रोफेसर थे उन्होंने किया, और कॉस का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजी गणितज्ञ सर जोनास मूरे थे, उन्होंने किया। तीसरा नोटेड पॉइंट, साइन थीटा इक्वल टू साइन इंटू थीटा, यह नहीं संभव है। साइन थीटा की वैल्यू साइन इंटू थीटा नहीं होगी, यह हमेशा नोट रखिएगा। दूसरी चीज, अगर कहीं भी साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है तो उसे कभी भी साइन स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट में साइन ए का होल स्क्वायर हो या कॉस ए का होल स्क्वायर हो तो उसे साइन स्क्वायर ए व कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिखा जा सकता है। सिक्स पॉइंट में कॉसेक ए को चूंकि साइन का उल्टा होता है तो इसे 1 अपॉन साइन ए तो लिखा जा सकता है, और इसे 1 अपॉन साइन ए को साइन ए ये भी लिखा जा सकता है। बट साइन इनवर्स ए को इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। तो ये ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स को साइन ए की पावर -1 तो लिख सकते हैं, लेकिन साइन की पावर -1 ए नहीं लिखा जा सकता। यानी साइन इनवर्स ए को ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिए कि चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, इन दोनों की वैल्यू जो है कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि एक के बराबर भी बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में हो सकती है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कर्ण जो होता है हमेशा किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हाइपोटेनियस साइड जो होती है उनकी किन्हीं भी साइड्स से ज्यादा होती है। तो यहां पर चूंकि हाइपोटेनियस जो है डिनोमिनेटर में है, तो यह वैल्यू साइन की हो और चाहे कॉस की हो, चूंकि साइन में होता है लंब बटे कर्ण और कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। तो चूंकि कर्ण की वैल्यू किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों भुजाओं से अधिक होती है, तो यानी साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती, एक के बराबर विशेष परिस्थितियों में हो सकती है। तो आइए इसी पर एग्जाम्पल करते हैं। यह एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जा रहा है जिसमें कि हम लोग साइन और कॉस की वैल्यू को यह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमेशा जो है वो 1 से कम ही होती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में दिया जा रहा है गिवन tan a = 4/3
फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल ए, यानी tan ए की वैल्यू जो दी जा रही है वो 4/3 दी जा रही है। तो इसमें आपको त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है कोण ए का। तो कोण ए कहां पर है, वो ये है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, जिसमें कि tan ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब क्या है, लंब है BC। ए का अपोजिट साइड क्या होगा, या ए का सम्मुख भुजा क्या होगी, वो होगी BC, जिसे हमने माना है 4K। और ऐसे ही AB क्या है, AB है 3, यानी ये 3K। एक बात और यहीं पर ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी कोई यूनिट नहीं होती। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे नंबर होते हैं और इस नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी कोई यूनिट नहीं होती। Therefore if BC इक्वल टू 4K और AB इक्वल टू 3K के पॉजिटिव नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग AC की वैल्यू निकाल सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर की वैल्यू जो है वो AB स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 3K है। तो यानी 3K का होल स्क्वायर प्लस BC यानी 4K का होल स्क्वायर। तो ये 3K का होल स्क्वायर यानी 3 3 जा 9K और 4 4 जा 16K, तो ये हो गया 25K, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 25K। तो AC इक्वल टू √25K इक्वल टू 5K। तो यानी कहने का मतलब ये है कि tan A की जो वैल्यू दी गई है 4/3, उसके आधार पर हम लोग AC को निकाल सकते हैं, और AC क्या आ गया, वो आ गया 5K। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स, यानी हाइपोटेनियस साइड 5K आ गया और परपेंडिकुलर साइड 4K, बेस 3K। तो इस आधार पर साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक सभी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या हिंदी में लंब बटे कर्ण। तो ये क्या होगा, लंब यहां पर क्या है BC, यह लंब है, बटे कर्ण यानी AC कर्ण है। तो BC क्या दिया गया है, BC दिया गया है 4K, तो यानी 4K अपॉन 5K, तो ये आया 4/5। और ऐसे ही चूंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक होता है, तो कौशेक को हम निकाल सकते हैं, कौशेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो इसे 1 अपॉन साइन ए की जो वैल्यू 4/5 आई है, और 4/5 लिख देंगे, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा 5/4, यानी कौशेक ए की वैल्यू क्या आ गई 5/4। ऐसे ही कॉस ए इक्वल टू यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है इसका, AB जो है बेस है वो है 3K, और AC जो है वो इसकी हाइपोटेनियस यानी कर्ण है जो कि 5K है। तो यानी 3/5 वो कॉस ए की वैल्यू आ गई। और ऐसे ही सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए यानी 1 अपॉन 3/5 है इक्वल टू 5/3। तो इस तरीके से सेक ए की वैल्यू क्या आ गई 5/3। चूंकि tan ए की वैल्यू BC अपॉन AB 4/3 दिया जा रहा है यहाँ पे, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन tan ए, तो यानी 1/4/3, तो ये हो गया 3/4, यानी कॉट ए की वैल्यू 3/4। तो यहां देखने वाली बात यह है कि साइन की वैल्यू क्या है 4/5 और कॉस की वैल्यू क्या है 3/5, यानी 4 जो न्यूमरेटर है वो वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए इसकी वैल्यू सदैव क्या होगी, वो 1 से कम होगी। इसी चीज को हम लोग दिखाना चाह रहे थे। तो इस तरीके से यह ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट का लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।